हेलो एवरीवन। जैसा कि 8 तारीख से मास्टर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है, इसको देखते हुए मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन MPS 1, 2, 3 और 4 सारे फर्स्ट ईयर के मैंने तैयार किए हैं और आप इसे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके परचेज कर सकते हैं डायरेक्ट DM करके। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये MPS 1 पॉलिटिकल थ्योरी से है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, इसको एक्सप्लेन करें। मैंने इसे अच्छे स्ट्रक्चर से तैयार किया है। अगर आप ऐसे एग्ज़ाम में लिखोगे तो श्योर कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है ना, आपको पॉलिटिकल थ्योरी के इंट्रोडक्शन को लिखना है। कैसे लिखना है, तो जैसे अगर आप पॉलिटिकल थ्योरी को लिखोगे तो आप पहले बताओगे कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। ये जैसे कि पॉलिटिकल साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हमें आइडियाज़, कॉन्सेप्ट और वैल्यूज़ सीखने को मिलते हैं। साथ ही ये हेल्प करते हैं कि सोसाइटी को किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड किया जाए और ये पावर को कैसे एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। ये सब पॉलिटिकल थ्योरी के इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर वे में लिख सकते हैं कि मीनिंग बताना कि पॉलिटिकल थ्योरी का मीनिंग क्या होता है। जैसे कि हम देखते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में हम देखते हैं कि पॉलिटिकल जो शब्द है, वर्ड है, ये पॉलिस से लिया गया है, जो ग्रीक सिटी स्टेट पहले ये सिटी स्टेट होते थे। तो यहाँ से क्या होता है, सिटी स्टेट जब भी स्टेट होगा ना, तो इसकी सबसे पहली कॉन्सेप्ट होती है सिटीजन होता है। तो आप इसको भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि जो सिटी स्टेट होता था उसमें सिटीजन का जो दायरा था वो उतना बड़ा नहीं होता था, क्योंकि कुछ एलिट वर्ग को ही सिटीजन की जो मान्यता है वो दिया जाता था। तो वो आपको देखना है, मीनिंग में ये लिख देना है। इसके बाद पॉलिटिकल थ्योरी वो रिलेटेड है पॉलिटिकल फिलोसॉफी से। क्यों रिलेटेड है, क्योंकि पॉलिटिकल फिलोसॉफी हमें ये बताता है कि बेस्ट गवर्नमेंट क्या होगी, जस्टिस क्या होता है, स्टेट क्या होता है, अथॉरिटी क्या होती है, पावर क्या होता है। तो इस तरीके से हम पॉलिटिकल थ्योरी के मीनिंग को समझते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ये भी आप पढ़ सकते हो। आप इस तरीके से 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको क्या एग्ज़ाम में लिखना है वो पता चल जाएगा। लेकिन आप कुछ थिंकर हैं, इसे आप मेंशन ज़रूर करोगे, जैसे प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, कार्ल मार्क्स एंड जॉन रॉल्स। आप अगर इसे लिखोगे आपकी आंसर शीट थोड़ी सी इम्पैक्टफुल दिखेगी। फिर आप देखोगे इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ये भी लिखना है। स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, क्या स्कोप हो सकता है, जैसे कि स्टेट एंड गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, जस्टिस, सिटीजनशिप। आप इसे स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी आप लिख सकते हो। इसके बाद आप इस पूरे आंसर को एक अच्छे कंक्लूजन के साथ सम अप कर सकते हो। इसमें वे फॉरवर्ड भी ज़रूरी है। आपका कंक्लूजन वे फॉरवर्ड के रूप में होना चाहिए, जैसे कि पॉलिटिकल थ्योरी इज़ द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, वैल्यू एंड आइडियोलॉजीज़। इसके अलावा हम देखेंगे कि टुडेज़ वर्ल्ड में क्या हो रहा है। हाईली रेलिवेंट हो गया ये पॉलिटिकल थ्योरी। क्यों? क्योंकि ये एड्रेस करने लगा है ट्रेडिशनल पॉलिटिकल क्वेश्चंस एंड मॉडर्न जो चैलेंजेस आने लगे हैं डेमोक्रेसी में या जितनी भी अदर रेजिम हैं गवर्नमेंट के, तो वहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी एक क्रूशल रोल निभा रहा है। तो इस तरीके से हम देख लिए कि पहला क्वेश्चन हमको कैसे लिखना है। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन है, ट्रेस द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ डेमोक्रेसी। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे कि इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता होगा, डेमोक्रेसी 2 शब्द, ये ग्रीक के 2 वर्ड हैं, डेमोस और क्रेटोस से लिया गया है, जिसका डेमोस मीन्स पीपल होता है और क्रेटोस मीन्स रूल ऑफ लॉ। तो ये सब आप मेंशन करके इंट्रोडक्शन दे सकते हो। फिर आप क्या देखेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ डेमोक्रेसी देखेंगे क्या क्या है। एंशियंट एंड ग्रीक डेमोक्रेसी के विषय में आप लिख सकते हो, रोमन रिपब्लिक, मिडाइवल पीरियड। इसके बाद आप
इनलाइटनमेंट पीरियड के बारे में भी, और रेनेसा जो हुआ था ये भी आप देख सकते हो, अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन और मॉडर्न डेमोक्रेसी, ये इतने सारे आप लिख सकते हो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ डेमोक्रेसी में। फिर हम आगे चलेंगे तो देखेंगे फीचर्स क्या है मॉडर्न डेमोक्रेसी के, जैसे रूल ऑफ द पीपल थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। तो ये सब आप फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में लिख सकते हो, और इस क्वेश्चन को वैसे ही कंक्लूजन के साथ एंड अप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ राइट्स। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत भी हम इंट्रोडक्शन से करेंगे, और राइट्स को इंट्रोडक्शन में हम राइट्स के बारे में लिखेंगे कि राइट्स क्या है, ये एक एसेंशियल है किसके लिए, इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों के डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से ये एसेंशियल है। इसके बाद हम देखेंगे मीनिंग राइट्स की मीनिंग क्या होते हैं। जैसे कि आप ये चीज़ ये आप ज़रूर डालना कि लास्की जो थे इनके अकॉर्डिंग क्या था कि राइट्स आर दोज कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो पर्सन कैन सीक टू बी हिज और हर बेस्ट सेल्फ। यानी कि बिना राइट्स के कोई भी पर्सन जो अपने बेस्ट जो वो कर सकता है वो नहीं करेगा अगर उसे राइट्स ना दिया जाए। तो इस तरीके से आप मीनिंग ऑफ राइट्स को लिख सकते हो। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ राइट्स को राइट्स के कुछ पॉइंट्स को आप डिस्कस करोगे जिसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। जो प्रोटेक्टेड बाय स्टेट, यूनिवर्सल हो सकता है, नॉट एब्सोल्यूट, लिंक्ड विद ड्यूटीज़। जो भी राइट्स होते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये ड्यूटी से लिंक्ड होते हैं, ये एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, और प्रोटेक्ट बाय द स्टेट के द्वारा ये प्रोटेक्टेड होते हैं। तो इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक को देख लिया। टाइप्स ऑफ राइट्स देख लेते हैं। देखो अलग अलग वे में, अलग अलग स्टेज में हमें ये राइट्स मिले हैं। जो पहले नेचुरल राइट्स थे जैसा कि लॉक ने कहा था, फिर सिविल राइट्स आया, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, और अभी ह्यूमन राइट्स की चर्चा बहुत चल रही है। तो आप इतने सारे राइट्स लिख सकते हो। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ राइट्स भी आपके कुछ पॉइंट हैं जिसे आपको पढ़ लेना है। फिर राइट्स एंड ड्यूटीज़ को देखना है। फिर कंक्लूजन, फिर वे फॉरवर्ड के साथ कंक्लूजन को एंड करके इस क्वेश्चन को एंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज़ लिबरलिज्म एंड डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम देखते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे किस चीज़ का, कि लिबरलिज्म क्या होता है। तो लिबरलिज्म जैसा कि आपको पता है ये जॉन लॉक के द्वारा, जॉन लॉक फादर कहे जाते हैं लिबरलिज्म के। तो उनके डेफिनेशन को भी हम लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ जॉन लॉक, एडम स्मिथ और जे.एस. मिल एंड टी.एच. ग्रीन, ये लिबरलिज्म के मेन कंट्रीब्यूट किया है इन्होंने इस थियोरी को डेवलप करने में। तो आप ये लिख सकते हो कि लिबरलिज्म वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हैं जो इंडिविजुअल को ये बिलीव देते हैं कि आपकी लिबर्टी, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा लिमिटेड नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो। और मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म फिर आगे पॉइंट में आप लिख सकते हो कि ये लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है, कि वही मीन्स फ्री। लिबरलिज्म इज़ द पॉलिटिकल फिलोसफी दैट एम्फसाइज द freedom of the individual and believes that every person has natural rights। तो जितने भी पर्सन हैं सबको नेचुरल राइट्स है, जैसे कि लाइफ, लिबर्टी। नेचुरल राइट्स क्या होता है ना, ये जॉन लॉक के द्वारा दिया गया है। नेचुरल राइट्स मतलब कि आपकी लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी ये सरकार आपसे छीन नहीं सकती है। ये कोर आइडिया है लिबरलिज्म का। इसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिबरलिज्म देखेंगे, इंडिविजुअल लिबर्टी, इक्वलिटी, रूल ऑफ लॉ, लिमिटेड गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स और फ्री मार्केट इकोनॉमी, वेलफेयर स्टेट। ये सब हो गए आपको कैरेक्टरिस्टिक हैं लिबरलिज्म के। ये आपको याद करना पड़ेगा, 2-3 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। और आप ये क्वेश्चन आना ही आना है, ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये पॉलिटिकल थ्योरी का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
फिर हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ लिबरलिज्म क्या होता है, इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, आपको ये एक बार पढ़ लेना है। फिर कंक्लूजन आपको सेम पॉजिटिव वे में और वे फॉरवर्ड के साथ कंक्लूजन लिख देना। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द राइज एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेशनलिज्म के इंट्रोडक्शन को लिखेंगे। इसके बाद हम मीनिंग देखेंगे कि नेशनलिज्म की मीनिंग क्या होती है। जैसा कि आप नेशनलिज्म नेशन को रेफर करता है और ये किस तरीके का हो सकता है, जो नेशनलिज्म है ये हिस्टोरिकल हो सकती है, लैंग्वेज के आधार पे हो सकती है, कल्चरल, ट्रेडिशनल, रिलीजन और टेरिटोरियल आधार पे ये नेशनलिज्म हो सकता है। और नेशनलिज्म जो है वो बिलीव करता है कि पीपल के बिलोंगिंग पे टू द सेम नेशन शुड लिव टुगेदर अंडर वन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल अथॉरिटी। तो ये क्या करता है, इट प्रमोट्स नेशनल यूनिटी, सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड पेट्रोटिज्म। तो इस तरीके से आप देखोगे कि नेशनलिज्म अगर आप लिख रहे हो तो कुछ थिंकर हैं जो आपको याद रखना है, जैसे कि हंस कोहेन को आपको याद रखना है, इनके बारे में आपको लिखना ही लिखना है। फिर देखेंगे इन नेशनलिज्म का राइज कहाँ से हुआ, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 में हुई। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, और इसमें आप गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की भी आप थोड़ी बहुत जिक्र कर सकते हो। फिर देखेंगे ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, इसके कुछ पॉइंट है, ये आपको पढ़ लेना है। इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म का इम्पोर्टेंस क्या है, जैसे ये प्रमोट्स क्या करता है, यूनिटी और इंटीग्रिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को ये क्या करता है, प्रमोट करता है। ये क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को, और ये मेजर रोल प्ले करता है किसमें, एंडिंग कॉलोनियलिज्म एंड एस्टेब्लिशिंग इंडिपेंडेंट स्टेट। ये सब आपको इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनलिज्म में लिखना। फिर हम देखेंगे कि क्रिटिसिज्म ऑफ नेशनलिज्म क्या है, इसके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिन्हें आपको पढ़ना है। फिर कंक्लूजन आपको लिख के इस क्वेश्चन को अच्छे से लिखना है वे फॉरवर्ड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी कल्चरलिज्म एंड इट्स क्रिटिक। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो आप मल्टी कल्चरलिज्म को लिखोगे। पहले क्या होता है ये इंट्रोडक्शन दोगे कि मल्टी कल्चरलिज्म जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अपनी पॉलिटिकल थ्योरी में। ये यहाँ से आपको लिखना है कि ये क्या करता है ना, रेफर्स करता है पीसफुल को एग्जिस्टेंस पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेजेस, एथनिक ग्रुप्स एंड ट्रेडिशंस विद इन द सेम सोसाइटी। कि एक सोसाइटी में जितनी प्लूरलिज्म होती है वो सारे मल्टी कल्चरलिज्म के तहत आती है। और ये क्या करता है, एम्फेसाइज करता है कि हम एक दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट करें, डाइवर्सिटी की हम रिस्पेक्ट करें और कम्युनिटी के सारे कम्युनिटी को इक्वल ट्रीटमेंट दे। तो ये आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। इसके फिर मीनिंग में 2-3 पॉइंट हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है जब आप मल्टी कल्चरलिज्म को लिख रहे हो तो आपको विल कैमलिका और पिको पारेख इन दोनों थिंकर को याद रखना है आपके, और इसे अंडरलाइन भी करना है, क्योंकि जो आंसर चेक करने वाले हैं तो वो इसे देख के ज़्यादा खुश होंगे और मार्क्स अच्छे देंगे। इसके बाद देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मल्टी कल्चरलिज्म, देखेंगे क्या क्या है। रिस्पेक्ट फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी, इक्वलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, टॉलरेंस ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट्स और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। ये आपको बार बार पढ़ना है क्योंकि एग्ज़ाम में ये आपको हुबहू लिखना है। इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टी कल्चरलिज्म को देखेंगे, फिर क्रिटिक भी देखेंगे, क्या कितने सारे क्रिटिक है। थ्रेट टू नेशनल यूनिटी ऐसा बोलता है, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, ग्रुप राइट्स ओवर इंडिविजुअल राइट्स ऐसा बोला जाता है। ये ग्रुप राइट्स को ज़्यादा ये देते हैं, तवज्जो देते हैं इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर। डिफ़िकल्टीज़ इन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और पॉसिबिलिटीज़ ऑफ सोशल डिवीज़न, ये आपको याद करना क्रिटिक में, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन पूछ कि क्रिटिक बताए मल्टीकल्चरलिज्म के। फिर कंक्लूजन, फिर वही अच्छे आप वे फॉरवर्ड के साथ कंक्लूजन देकर इस क्वेश्चन को
सम अप कर सकते हैं। 7th क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। फिर हम सिटीजनशिप को इंट्रोडक्शन के रूप में दिखाएंगे कि सिटीजनशिप होती क्या है। अब देखो, ये चीज़ आपको जब भी कोई पॉलिटिकल थियरी या आइडियोलॉजी होगी ना, आप इस चीज़ से स्टार्ट कर ही सकते हो कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल थियरी में, ये आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद देखो, ये डिफाइन क्या करता है, ये लीगल और पॉलिटिकल रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन स्टेट और इंडिविजुअल के बीच। और क्या होता है, एक सिटीजन, जैसे आपको मैंने सिटीजन के बारे में बताया था पहला क्वेश्चन, जो सिटी स्टेट हुआ करता था ग्रीक में, तो वहाँ पे सिटीजनशिप का दायरा बहुत कम था, क्योंकि जो नॉलेजेबल होते थे और एलिट होते थे सिर्फ उन्हीं को सिटीजन माना जाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या है कि सिटीजन सभी सिटीजन हैं। ए सिटीजन इंजॉय सर्टेन राइट्स एंड फ्रीडम्स। जो अभी के टाइम में जिस कंट्री में जो भी वोटर्स हैं वो सारे सिटीजन कहलाते हैं। तो मीनिंग ऑफ सिटीजनशिप देखेंगे, इसके भी बहुत, हाँ, जब आप सिटीजनशिप पे लिखोगे ना, तो ये TH मार्शल, ये थिंकर आपको याद करना इम्पोर्टेंट। ये थिंकर आपको लिखना ही लिखना, ये इम्पोर्टेंट है। तो इन्होंने एक्चुअली सिविल, पॉलिटिकल और सोशल राइट्स की बात कही थी कि एक इंडिविजुअल से ये सारे प्रैक्टिस करते हैं एक सिटीजन होने के नाते। इसके बाद क्या होता है कि आप देखोगे टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप राइट्स हैं, सिविल राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं। सिविल राइट्स में क्या क्या है देखो, एक बार देख लेते हैं। राइट्स ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, इस तरीके से। फिर पॉलिटिकल राइट्स, राइट टू वोट्स, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाने का अधिकार है। इसके बाद सोशल राइट्स में आप देखोगे एजुकेशन, हेल्थ केयर का आपको राइट्स है, सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये सारे आपको याद हो जाएगा आप एक दो बार पढ़ोगे तो। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिटीजनशिप देखेंगे। फिर इम्पोर्टेंस, इतने सारे इम्पोर्टेंस आप देख लो, पढ़ लो एक बार। इसके बाद सिटीजनशिप इन इंडिया, ये देख लो। फिर चैलेंजेस क्या हैं सिटीजनशिप के, ये आप देखो कि लैक ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस हैं, पॉवर्टी एंड सोशल इनइक्वलिटीज़ हैं, तो ये सब आप देख लो। फिर कंक्लूजन आप देखो, और वे फॉरवर्ड करते हुए कि सिटीजन शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन पब्लिक लाइफ, रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंट्रीब्यूट टू द प्रोग्रेस एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। ये आप, मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है वे फॉरवर्ड के लिए। कंक्लूजन में ये डालना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ सिविल सोसाइटी इन डेमोक्रेसी। तो इसका हम इंट्रोडक्शन एक्चुअली में सिविल सोसाइटी के विषय में हम लिख के कर सकते हैं कि सिविल सोसाइटी क्या होता है। ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, और ये वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है या NGO भी हो सकता है, कम्युनिटी ग्रुप, ट्रेड यूनियन, प्रोफेशनल एसोसिएशन, ये कुछ भी हो सकता है। ये सारे सिविल सोसाइटी में आते हैं। इसके बाद मीनिंग ऑफ सिविल सोसाइटीज़ हम देखेंगे। और फिर से वही, अगर आप सिविल सोसाइटी पढ़ोगे तो ये जो टॉकवेली हैं, ग्रामसी हैं, हेगल हैं, तो इनको आपको याद रखना और अपने आंसर में ज़रूर से ज़रूर इसे आप लिखोगे। इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आपका थोड़ा इम्पैक्टफुल आंसर दिखेगा। फिर देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ सिविल सोसाइटी इन डेमोक्रेसी, प्रमोट्स डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, इंश्योर गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, हाँ, सोशल वेलफेयर इनक्रेज करते हैं, प्रमोट्स पब्लिक अवेयरनेस, स्ट्रेंथन सोशल हार्मनी और इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसी। तो ये सारे क्या हो गए कि सिग्निफिकेंस हो गए सिविल सोसाइटी के इन डेमोक्रेसी। और सिविल सोसाइटी वही एग्जिस्ट करेगी जहाँ पे एक्चुअल में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करता है। चैलेंजेस क्या फेस करेंगे सिविल सोसाइटी, ये देख लेते हैं। कुछ फाइनेंशियल रिसोर्स हो गए, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप, सोशल मीडिया का जो मिस इन्फॉर्मेशन एंड मिस यूज़ ऑफ सोशल मीडिया भी हो सकता है, लिमिटेड पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड अवेयरनेस। इसके बाद देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी के इम्पोर्टेंस आप यहाँ पढ़ लोगे। इसके बाद कंक्लूजन है, कंक्लूजन के साथ ही हम इस क्वेश्चन को एंड करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस जॉन रॉल्स थियरी ऑफ जस्टिस। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जॉन रॉल्स का, और एक्चुअली ये उनका बुक भी है थियरी ऑफ जस्टिस, जो उन्होंने 1971 में पब्लिश किया था। तो ये आप यहाँ से इंट्रोडक्शन देख लोगे और मीनिंग ऑफ रॉल्स देख लो कि ये थियरी ऑफ जस्टिस में क्या कहते हैं, कि ये जस्टिस एज फेयरनेस की बात करती है। ये इंपॉर्टेंट की वर्ड है, जस्टिस एज फेयरनेस, जॉन रॉल्स का। इसके बाद हम देखते हैं कि टू एक्सप्लेन हिस्ट्री थियरी रॉल्स इंट्रोड्यूस टू इम्पॉर्टेंट आइडियाज़। दो इम्पोर्टेंट आइडियाज़ वो बोले थे कि ओरिजिनल पोजीशन और वेल ऑफ इग्नोरेंस। देखो इसे समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आप इसे एग्ज़ाम में ज़रूर लिखना कि उन्होंने जो ये बुक थी उनकी जस्टिस ऑफ ये बुक थी थियरी ऑफ जस्टिस, उन्होंने दो पोजीशन की बात की थी, ओरिजिनल पोजीशन की और वेल ऑफ इग्नोरेंस। वेल ऑफ इग्नोरेंस का मतलब होता है कि जैसे आप सोसाइटी में कौन से पोजीशन पे हो, आप अगर उस पोजीशन को आपको भुला दिया जाए और फिर आपसे पूछा जाए कि किस आदमी को कैसा राइट्स मिलना चाहिए, तो फिर आप अपने विषय में आप अपने लिए नहीं सोचोगे, फिर आप सोसाइटी के लिए पूछोगे। तो इसे ही वेल ऑफ इग्नोरेंस बोलते हैं। और फिर अगर आप ओरिजिनल पोजीशन में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि किसको कौन सा राइट्स मिलना चाहिए। तो ये दो थियरी हैं उनकी, ओरिजिनल पोजीशन और वेल ऑफ इग्नोरेंस। ये आपको याद रखना। टू प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी और डिफरेंस प्रिंसिपल, ये उनके बुक का ही ये दो प्रिंसिपल उन्होंने दिया है। इसे भी आप एक और पढ़ लेना क्योंकि इसे आपको लिखना है। इम्पोर्टेंस ऑफ रॉल्स थियरी प्रमोट्स social justice and fairness, balance liberty and equality, encourages government to reduce poverty and inequality। ये आप सारे पॉइंट्स अच्छे से पढ़ लोगे। फिर क्रिटिसिज्म भी है इनके, क्रिटिसिज्म इनका कौन कौन किया, लिबर्टेरियन थिंकर किए, मार्क्सिस्ट किए हैं, तो ये आप यहाँ से देख लोगे। फिर आप कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड के साथ इस क्वेश्चन का भी आप एंड करोगे। नेक्स्ट हम देखते हैं लिबर्टी और लिबर्टी, पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी। जैसा कि पहले हमने देखा ये जॉन रॉल्स की थियरी ऑफ जस्टिस, वैसे ही ये जो क्वेश्चन है लिबर्टी के विषय में आपको अगर आप लिखना हो पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी, ये इसाब बर्लिन ने दिया था। एक्चुअल में आपको ये लिखना है कि इसाब बर्लिन का ये कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी। तो आप वही इंट्रोडक्शन से शुरुआत करोगे कि लिबर्टी क्या होता है और लिबर्टी क्या होता है, और कुछ पॉलिटिकल थिंकर का भी इसमें आप इसाब बर्लिन का एक्चुअली आपको इसमें लिखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप मीनिंग ऑफ लिबर्टी भी दे सकते हो। और लास्की ने लिबर्टी के विषय में बोला है, लिबर्टी इज़ द एगर मेंटेनेंस ऑफ कंडीशंस इन विच मैन शैल हैव द अपॉर्चुनिटी टू बी देयर बेस्ट सेल्व्स। इसके नेगेटिव लिबर्टी को हम देखेंगे। नेगेटिव लिबर्टी में इसाब बर्लिन, ये इनका ही कॉन्सेप्ट था, पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी। इसके बाद फीचर्स ऑफ नेगेटिव लिबर्टी आप यहाँ से पढ़ लोगे। फिर पॉजिटिव लिबर्टी के थिंकर, आप जब पॉजिटिव लिबर्टी लिखोगे तो आपको ये रूसो, टी.एच. ग्रीन और हेगल, इसे लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब नेगेटिव लिबर्टी आप लिखोगे तो आपको याद रखना लॉजिक के विषय में भी जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हाँ, लॉजिक के विषय में आप लिख सकते हो जब आप नेगेटिव लिबर्टी की जिक्र करोगे। तो फीचर्स ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी आप देखोगे क्या है, एम्फेसाइज सेल्फ डेवलपमेंट, सपोर्ट द वेलफेयर स्टेट, प्रमोट्स इक्वलिटी एंड अपॉर्चुनिटी, आप ये पढ़ लोगे आप। इसके बाद मैंने ये डिफ्रेंशिएट भी कर दिया है पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी में। इस तरीके से आप चार्ट बना के भी याद कर सकते हो और हूबहू आपको एग्ज़ाम में भी लिखना है। फिर ये कंक्लूजन के साथ हम इस क्वेश्चन को भी ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉवरेंटी। तो सॉवरेंटी के विषय में हम पहले जानेंगे सॉवरेंटी क्या है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन पॉलिटिकल थियरी। इट रेफर्स टू द सुप्रीम एंड एब्सोल्यूट पावर ऑफ द स्टेट टू गवर्न इट्स पीपल एंड टेरिटरी विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस।
तो सॉवरेन अब तब कहलाएंगे ना जब एक्सटर्नल इंटरफेरेंस ना हो किसी स्टेट के ऊपर, वे टेरिटरी और पीपल को गवर्न अपनी मर्जी से करेंगे। यही सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट यही है। तो जब आप मीनिंग ऑफ सॉवरेनिटी लिखोगे तो आपको जीन बोदिन ये आपको लिखना है, जॉन ऑस्टिन ये थिंकर आपको याद होना चाहिए जब आप सॉवरेनिटी को डील करते हो। फिर आप देखोगे क्या डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी क्या है, मिडाइवल पीरियड में किस तरीके से था, और जीन बोदिन का क्या कहना था, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, ये सारे आप पढ़ लोगे। रूसो और मॉडर्न व्यू क्या कहता है सॉवरेनिटी पे, वो भी देखोगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉवरेनिटी क्या है कि इसमें इट्स सुप्रीम एंड फाइनल, इससे सुप्रीम क्या हो सकता है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन है। इट इज़ परमानेंट एज लॉन्ग एज स्टेट एग्जिस्ट। स्टेट तब कहलाएगा ना जब वो सॉवरेन होगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये एक मॉन्टेविडियो कन्वेंशन हुआ था, उसमें ये स्टेट के 4 एलिमेंट्स मतलब बताया गया था, जिसमें से एक सॉवरेनिटी भी थी। इम्पोर्टेंस ऑफ सॉवरेनिटी देखेंगे और कंक्लूजन हम सॉवरेनिटी के साथ ख़त्म करेंगे, जिसमें कि ये आपको थिंकर याद रखना बहुत ज़रूरी है, जॉन लॉक, हॉब्स और बोदिन। फिर देखते हैं 12th क्वेश्चन, डिस्कस फेमिनिज्म एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म। तो फेमिनिज्म के विषय में पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे, इसके बाद मीनिंग ऑफ फेमिनिज्म ये भी लिखेंगे, और इसके बाद सिमोन डे ब्यूवर ये आपको याद रखना है। ये एक्चुअली सेकेंड वेव की थिंकर थी। ये आपको इनका एक कोटेशन है, वन इज़ नॉट बॉर्न बट रेदर बिकम अ वुमन। तो ये आपको अगर आप जब भी फेमिनिज्म पे लिख रहे हो ना, तो ये चीज़ आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। एक तो सिमोन डे ब्यूवर की जो ये बुक, ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप देखोगे ऑब्जेक्टिव ऑफ फेमिनिज्म क्या है, ये यहाँ से आप पढ़ लोगे। डिफरेंट फॉर्म ऑफ फेमिनिज्म, लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल, मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट, इको फेमिनिज्म, तो ये सारे आप पढ़ लोगे। इम्पोर्टेंस ऑफ फेमिनिज्म देख लेंगे, क्रिटिसिज्म ऑफ द फेमिनिज्म ये भी आप यहाँ से पढ़ लोगे। फिर कंक्लूजन के साथ हम इस क्वेश्चन को बेटर वे फॉरवर्ड भी देखना है कि इसके आदि ये देखो, इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ फेमिनिज्म कंटिन्यूज टू बी एन इम्पॉर्टेंट मूवमेंट फॉर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव, फेयर एंड इक्वल सोसाइटी फॉर ऑल। तो इस तरीके से आप पॉजिटिव वे में कंक्लूजन के साथ आप समअप कर सकते हो अपने आंसर को। 13 क्वेश्चन देखेंगे, एग्जामिन ग्रामसीज नेशन ऑफ हेजेमनी। देखो इससे पहले मैंने क्या देखा, जस्टिस देखा, फिर सॉवरेनिटी देखा, और अभी हेजेमनी जब भी आप करोगे तो ग्रामसी आपको याद होना ही पड़े, क्योंकि ग्रामसी की ही एक थ्योरी थी ना हेजेमनी, तो ग्रामसी को याद रखना पड़ेगा। जब हेजेमनी अगर ना भी रहे क्वेश्चन में ग्रामसी, तो भी आपको जिक्र करना पड़ेगा कि एंटोनियो ग्रामसी वो इटालियन थिंकर थे, मार्क्सिस्ट थिंकर थे एक्चुअली। उन्होंने वो एक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे और उन्होंने ही हेजेमनी के टर्म को डेवलप किया था। तो इसके बाद आप मीनिंग ऑफ हेजेमनी ये यहाँ से आप पढ़ लोगे। फिर मेन फीचर्स ऑफ ग्रामसीज थियरी ऑफ हेजेमनी, उनके कुछ थियरी थे जैसे रूल थ्रू कंसेंट, के रूल ऑफ सिविल सोसाइटी, इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर और इंटेलेक्चुअल्स, काउंटर हेजेमनी, ये सब आप पढ़ सकते हो। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामसीज थियरी यहाँ से आप पढ़ लोगे, और ग्रामसी के जो ग्रामसीज थियरी का जो क्रिटिसिज्म हुआ है वो भी आप कुछ मार्क्सिस्ट ने और कुछ अलग अलग थिंकर ने किया था, ये आप पढ़ सकते हो, सम क्रिटिक। और फिर कंक्लूजन के साथ इसको समअप करो। आखिरी क्वेश्चन, डिस्कस द वेलफेयर स्टेट एंड कैपिटलिस्ट स्टेट। मार्क्सिस्ट थे राल्फ मिलीबैंड। तो राल्फ मिलीबैंड के अनुसार जो है ना आपको कैपिटलिस्ट स्टेट के विषय में लिखना, और नॉन मार्क्सिस्ट व्यू क्या था वेलफेयर स्टेट और कैपिटलिस्ट स्टेट के, ये आपको लिखना है एक्चुअल में। तो आप शुरुआत कर सकते हो वही इंट्रोडक्शन से कि मार्क्सिस्ट और नॉन मार्क्सिस्ट जो थिंकर थे वो किस तरीके से
कैपिटलिस्ट स्टेट और वेलफेयर स्टेट को देखते थे, जिसमें राल्फ मिलीबैंड बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्होंने कैपिटलिस्ट स्टेट के विषय में काफ़ी कुछ कहा है, ये आप लिख सकते हो। फिर आप नॉन मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ द वेलफेयर एंड कैपिटलिस्ट स्टेट देख सकते हो। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू आप ये देख सकते हो कि क्या क्या उन्होंने कहा है। इसके बाद मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ राल्फ मिलीबैंड का देखोगे तो राल्फ मिलीबैंड वॉज ए फेमस मार्क्सिस्ट, जैसा कि मैंने बताया था आपको, एंड ऑथर थे वो किसके, द स्टेट इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी 1969। ये आप याद करके रखना। तो ये मिलीबैंड के व्यूज़ हैं, जो आप इसे पढ़ लो अच्छे से, क्योंकि आपको इसे लिखना है। और यहाँ मैंने एक चार्ट में नॉन मार्क्सिस्ट व्यू और मार्क्सिस्ट में मिलीबैंड की व्यू को मैंने डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की, जिसे आप अच्छे से याद करना। फिर क्रिटिसिज्म ऑफ मिलीबैंड है, इसे आप पढ़ लो। फिर कंक्लूजन वही अच्छे से सम अप करते हुए वे फॉरवर्ड के साथ आप इस क्वेश्चन को डिस्कस अच्छे से लिखना। तो ये थे 14 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन लिखना और इसी से सारे क्वेश्चन आएंगे। तो आप अच्छे से लिखना। थैंक यू।